Hello everyone, welcome to Forum IAS. In this segment, we are going to discuss the ways in which UPPSC emphasizes upon history as a subject and the ways in which we are supposed to do a comprehensive coverage of the syllabus along with the PYQs. So clearly इस प्रोग्राम में आप देखेंगे, इस पाठ्यक्रम में जिस तरीके से ये पूरा पाठ्यक्रम सुनियोजित किया गया है यूपीपीएससी परीक्षा के लिए, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि इतिहास जो विषय है जिसको बहुत ही विशाल माना जाता है या फिर जिसको बहुत ही तथ्य प्रधान एक जो विषय माना जाता है, उसको किस तरीके से हम सुनियोजित तरीके से ना सिर्फ उसकी तैयारी कर सकते हैं मगर पीवाईक्यूज के आधार पर हम कैसे अपनी एक परीक्षा के प्रति एक परीक्षा के लिए एक पूरी रणनीति तैयार कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाएं। तो बिना किसी देर किए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा की जो प्रवृत्ति है इतिहास विषय को लेकर के उसकी क्या किस तरीके की संरचना है, हम पहले उसको देख लेते हैं। सो क्लियरली यहां पे हम देख पाते हैं कि 2025 में पूरे 20 प्रश्न पूछे गए थे। 2025 में आपके पास 20 क्वेश्चन आए, 2024 में इतिहास से आपके पास 24 प्रश्न थे, 2023 में आपके पास 26 प्रश्न थे, 2022 में 22, 2021 में फिर से आपके पास 25 प्रश्न थे। तो कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि लगभग आपके पास 15 से लेकर 20-22% तक प्रश्न जो होते हैं वो इतिहास विषय से पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से अपनी तैयारी को हमें सारबद्ध करना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मगर पीवाईक्यूज भी दूसरे चरण में आते हैं। सबसे पहली जो आपको बात याद रखनी चाहिए वो हमें सबसे पहले जिस तरीके से हम अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से एकदम कर सकते हैं वो है सिलेबस। सो क्लियरली प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर सिलेबस की बात की जाए तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जिस तरीके का हमें सिलेबस देखने को मिलता है, जो पूरा पाठ्यक्रम है वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो क्लियरली वेरी बेसिक एंड वेरी फाउंडेशनल लेवल ऑफ सिलेबस, बहुत ही जो प्रारंभिक तरीके का एक जो सिलेबस है वो हमें दिया गया है, मगर फिर भी ये काफी विस्तृत है। तो इस विस्तृत सिलेबस को, इस विस्तृत पाठ्यक्रम को हम किस तरीके से सारबद्ध कर सकते हैं, जो पिछले वर्षों में हमारे पास जो प्रश्न रहे हैं उनकी तरफ, उनकी हेल्प से, उनकी सहायता से हम काफी हद तक अपनी रणनीति को एक सारबद्ध तरीके से सुनियोजित कर सकते हैं इतिहास विषय के लिए। यहां पे अगर हम देखें तो मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 5 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर में 1 में व्हाट इज द सिलेबस फॉर हिस्ट्री। सो क्लियरली इट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, भारतीय कला, भारतीय साहित्य और एवं भारतीय स्थापत्य कला, इन तीनों चीजों पे काफी ज्यादा ये सिलेबस में इन्होंने साफ बता रखा है। उसके अलावा फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास है, उसका तो फिर हमारे पास एक बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली सिलेबस वेल डिफाइंड हो जाता है। मगर उसके अलावा अगर हम देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मेंस एग्जामिनेशन के लिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया हैज आल्सो बीन अ वेरी वाइटल टॉपिक इन द सिलेबस। बट उसका उन्होंने टाइमलाइन क्या दे रखा है, पीआईसी का टाइमलाइन, इट इज ओनली अप टिल 1965। इट इज ओनली अप टिल 1965। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं कि जो सिलेबस है, ये जो पाठ्यक्रम है इस पूरी परीक्षा का, ये बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। इसमें कुछ भी किसी भी तरीके का द्वंद्व आपको नहीं दिखता है कि कुछ भी चीज एम्बिग्विटी में रखी गई हो। सो क्लियरली दिस इज प्रिसाइजली हाउ वी आर सपोज्ड टू गो अबाउट इट। नाउ व्हाई डू पीवाईक्यूज बिकम इंपॉर्टेंट? पीवाईक्यूज इसीलिए जरूरी हो जाते हैं, और खास करके इतिहास जैसे विषय के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज में अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहली बात, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बहुत सीमित हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस तरीके से बार बार जो आयोग है वो किस तरीके के विषयों पे ज्यादा जोर देता है। दूसरी चीज, परीक्षा की जो प्रवृत्ति है
परीक्षा का जो द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन इट बिकम्स मोर एंड मोर क्लियर विद द PYQs। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें PYQs को पुराने प्रश्नों का अध्ययन करने से हमें यह भी पता चलता है कि आयोग हमसे या फिर हमारे उत्तरों में क्या चीज वो देखना चाहते हैं, किस तरीके से हम अपने उत्तरों को और ज्यादा अच्छे से स्पष्ट तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं उदाहरणों के साथ में, जिस तरीके से आयोग ने पिछले कुछ गत वर्षों में अपने PYQs हमारे सामने रखे हैं। तो ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे हम कुछ देखते हैं PYQs। So clearly arrange the following saints in the chronological order and select correct answer from the code given below. Nanak, Chaitanya Mahaprabhu, Namdev and Kabir. So clearly of course Namdev very very important saint. अगर ज्ञानेश्वर के बाद में किसी का नाम लिया जाता है तो नामदेव का ही नाम लिया जाता है। Yes, नानक के बारे में अगर हम बात करें तो नानक again if you look at it, so he was also a contemporary of Babar, right? Nanak was a contemporary of Babar. कबीर के बारे में अगर हम देखें, so yes, he was born in 14th century CE. He was born in 14th century CE. But चैतन्य महाप्रभु और इस तरीके से जो और भी जो सेंट हमारे पास रहे हैं, तो PYQs का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इस प्रश्न को सॉल्व करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर भक्ति जो मूवमेंट है, जो भक्ति आंदोलन है, वो एक बेहद अत्यंत इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है एग्जाम के लिए। दूसरी चीज हमें यह भी देखने को मिलती है कि ये जितने भी सेंट्स हैं, इनके बारे में हमें नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इस बार अगर उन्होंने इस तरीके से उत्तर के रूप में इन्होंने कोड दे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि अगली बार वो एक फुल फ्लेजेड प्रश्न भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा प्रश्न भी वो सारगर्भित कर सकते हैं इन्हीं उत्तरों में से किन्हीं भी एक नाम को चुनकर। तो इस तरह से हमें अपनी पूरी रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिस तरीके से अगर हम PYQs को अगर हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं तो और दूसरी चीज यहां पर यह है कि जैसे कि अब ये वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास, सबसे पहले हम कालिदास के बारे में क्या जानते हैं, तो यस, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। कालिदास ने क्या क्या लिखा है, सो यस, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है उन्होंने, और क्या लिखा है उन्होंने, मेघदूतम लिखा है, और क्या लिखा है कालिदास ने, विक्रमोर्वशीयम लिखा है, विक्रमोर्वशीयम लिखा है, और क्या है, मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम लिखा है कालिदास ने, रघुवंशम लिखा है कालिदास ने। फिर यहां पे अगर हम देखें तो कुमार संभवम है, फिर अगर हम देखें तो ऋतु संहारम भी कालिदास ने लिखा है, राइट, ऋतु संहारम बाय कालिदास अगेन। मगर इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, इस बारे में भी देखना कि यहाँ पे हमें एक और प्रश्न उत्तर में एक ऑप्शन और दिया है, एक विकल्प और दिया है, वो है श्रृंगार शतक। मगर श्रृंगार शतक किसने लिखा है? प्रश्न ये नहीं है PYQ का कि सिर्फ हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए, प्रश्न ये है कि हम प्रश्न से थोड़ा सा आगे किस तरीके से बढ़े, कि अगर हम 2000 अगले साल के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 2025 में किस तरीके से हम ये पूरा प्रश्न देखें कि हम 2025 के लिए भी अच्छे से अपने आप को तैयार पाए। तो श्रृंगार शतक लिखा है एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार रहे हैं प्राचीन भारत में, सो इट इज भर्तृहरि। भर्तृहरि, भर्तृहरि, भर्तृहरि के बारे में अगर हम देखें तो भर्तृहरि ने हमें और क्या हमें देखने को मिलता है भर्तृहरि की तरफ से, तो भर्तृहरि ने एक और टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखा है, उस टेक्स्ट का नाम है नीति शतक, नीति शतकम, नीति शतक। तो इस तरीके से हमें अपनी पूरी तैयारी को प्रबंधनीय तरीके से रखना है, ताकि ना सिर्फ हम PYQs, क्योंकि PYQs अगर आप देखें तो वो सिर्फ सूची नहीं है प्रश्नों की, सिर्फ एक जो है मतलब पूरा कलेक्शन नहीं है आपके पास क्वेश्चंस का कि ठीक है ये वाले क्वेश्चंस हैं, मगर वो बताता है कि आयोग की सोच क्या है, आयोग किन विषयों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, या फिर किन विषयों की तरफ छात्रों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से हमें यह भी पता चलता है कि
पूरा का पूरा जो परीक्षा है उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इन सभी प्रश्नों को हल करने की। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम देखें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि तीसरी जो एक चीज हमें देखने को मिलती है, परीक्षा की प्रवृत्ति हमें पता चल गई है, हमें पता है कि आयोग किन विषयों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, मगर उत्तर कैसा होना चाहिए हमारा। तो उत्तर में अगर हम देखें तो आयोग हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम इस तरीके से अपने उत्तरों को लिखें कि ना सिर्फ हमारे पास एक समझ हो उस विषय की, मगर हम किस तरीके से चीजों के बारे में वर्गीकृत कर रहे हैं। जैसे प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों को परिचय दीजिए, तो यहाँ पे साहित्यिक स्रोतों की हमें सिर्फ सूची नहीं बनानी है। वी डोंट हैव टू प्रिपेयर जस्ट द लिस्ट ऑफ द साहित्यिक लिटरेरी सोर्सेज हियर, बट रादर व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू हियर इज टू हैव अ वेरी गुड एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। हमें ना सिर्फ एक समझ को बताना है, हमारे पास क्या समझ है साहित्यिक स्रोतों के बारे में, उनके विषय में, मगर किस तरह से हम साहित्यिक स्रोतों को अच्छे से वर्गीकृत कर सकते हैं और कितनी स्पष्टता के साथ में हम पूरा हर एक जो हमारे पास जो हर एक साहित्यिक स्रोत है उसका किस तरीके से हम उदाहरण के तौर पे हम उसे पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे हमारा जो उत्तर है और ज्यादा स्पष्टता के साथ साथ एग्जामिनर को या फिर जो हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको और ज्यादा हमें अंक देने के लिए प्रेरित करे। तो हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका आंसर किस तरीके से हमें लिखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हियर दैट सबसे पहले वी आर टू टॉक अबाउट द वेदास, देन वी आर टू टॉक अबाउट द पुराणास, देन वी आर टू टॉक अबाउट द kavyas, and then we are supposed to talk about the foreign traveler accounts. Okay, so clearly this is precisely how you are supposed to kind of go about it. इसके साथ ही हमें एक थोड़ा सा इनके बारे में ये भी बताना है कि सिर्फ साहित्यिक स्रोत ही हमारे पास इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही स्रोत नहीं है, मगर अगर हम देखें तो अभिलेख भी हैं हमारे पास में, राइट। और अगर हम देखें तो कुछ हमें इस तरीके से अभिलेखों के साथ में हमारे पास जो पुरातत्व स्रोत हैं वो भी हमारी समझ को और ज्यादा बढ़ाते हैं, हमारे इतिहास को और हमारी संस्कृति को और ज्यादा अच्छे से जानने में, राइट। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जैसे दूसरा ये प्रश्न है, संगमकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे हमें ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम इस पूरे उत्तर को वर्गीकृत करें, हम इस पूरे उत्तर को वर्गीकृत करें कि भाई जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हमें देखना है, या फिर जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो हम किस तरीके से स्टडी करना है, हमें उनका किस तरीके से अध्ययन करते हैं हम, या फिर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो राजनैतिक समीकरण थे उस समय, तो उनको हम किस तरीके से देख पाते हैं। या फिर अगर हम देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हियर इसका जो टाइम पीरियड है, संगम काल क्या है। संगम काल है 300 BCE, ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक, 300 BCE to 300 CE, ऑल राइट। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, और अगर आपको इस आंसर को अच्छा करना है तो आप एक बढ़िया सा यहाँ पे मैप बना दीजिए कि भाई ये चेरास हैं, ये चोलास हैं, ये आपके पांड्यास हैं, इस तरीके से। तो क्लियरली इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके की ये कक्षा कर रहे हैं यूपीपीएससी के अध्ययन के लिए, इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए, इन पीवाईक्यूज के अध्ययन के लिए, तो हमें ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए, हम इन कक्षाओं से और ज़्यादा अच्छी अपनी समझ बना पाएंगे कि किन विषयों के ऊपर आयोग ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या फिर किस तरीके की जो विश्लेषणात्मक क्षेत्र हैं या फिर जो अवधारणाएं हैं, किन अवधारणाओं पे या फिर किन विश्लेषणात्मक क्षेत्रों पर आयोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को चाहता है, छात्रों को चाहता है कि वो अपनी पकड़ बनाकर रखें इतिहास जैसे विशाल विषय में।
तथ्य प्रधान जरूर है, मगर अगर आपकी रणनीति ठीक है तो फिर जो है PYQs के थ्रू आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से जो है आप अपनी सुनियोजित तरीके से आप अपनी तैयारी रख सकते हैं, क्योंकि PYQs इसलिए जरूरी हैं, इसीलिए क्लासेस में आपका पूरा ध्यान PYQs के थ्रू ही पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो छात्र के लिए UPPSC की परीक्षा के लिए जो छात्र हैं, सिर्फ प्रतिभा ही सब कुछ नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, निरंतरता जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो रणनीति है। क्योंकि अगर हम PYQs की भी बात करें तो हर प्रश्न छात्र के लिए एक संकेत है, और हर PYQ आयोग द्वारा एक संदेश है, और हर सही उत्तर आपको अपनी सफलता के लिए और ज्यादा आगे ले जाएगा, राइट? सो दिस इज प्रिसाइजली हाउ वन गोज अबाउट द एंटायर एस्पेक्ट of the PYQs, or for that matter about the entire comprehensive coverage of the syllabus. तो हमें ध्यान ये रखना है, हमें सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी चीज का ध्यान रखना है तो हमें ये ध्यान रखना है। सो यस, फर्स्ट इज syllabus, then you have PYQs/MCQs, then you have revision। तो सबसे पहले आप जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको अच्छे से करिए। उसके बाद में आप PYQs जो हैं उनके ऊपर आइए और उनको देखिए, उनका अच्छे से आप विश्लेषण कीजिए। उसके बाद में आप जो है इसको दोबारा से, जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो भी आपसे चूक हुई है, आप उसको और अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो ये तीन जो हैं, यही तीन स्तंभ हैं तैयारी के, रणनीति के। जैसे बुद्धिज्म में भी क्या है, बुद्धिज्म में त्रिरत्न का कंसेप्ट है, राइट? तो बुद्ध है, संघ है, धम्म है। तो यहाँ पे बुद्ध, संघ और धम्म, अगर इन तीनों के प्रति किसी की निष्ठा है तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर भी अगर हम त्रिरत्न देखें प्रिपरेशन के, तैयारी के, तो यहाँ पे सिलेबस है, PYQs है एंड रिवीजन है। अगर हम इन तीनों के प्रति अपनी निष्ठा रखें, अगर हम इन तीनों के सारबद्ध तरीके से, सतत तरीके से प्रयास करें और इन तीनों के इर्द गिर्द ही अपनी रणनीति बनाकर रखें, तो हमें सफलता जरूर बनेगी, जरूर मिलेगी। तो इसीलिए मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि पढ़िए आप पूरे उद्देश्य के साथ, लिखिए स्पष्टता के साथ, विश्लेषण कीजिए गहराई के साथ, और सफलता की सीढ़ियां चढ़िए आत्मविश्वास के साथ। मेरी शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए आपके साथ हैं। धन्यवाद।